आइए दर्पण सूत्र, आवर्धन सूत्र और चिन्ह परिपाटी को समझें और इन पर आधारित एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न हल करें। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर साइज की एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 27 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इस दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति भी हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात करना है। हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हम दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। यह सूत्र सभी दर्पणों के लिए और सभी स्थितियों में लागू होता है। इसी तरह आवर्धन सूत्र m बराबर hi/ho है, जिसमें hi प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई और ho ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई है। लेकिन दर्पणों के लिए यह ऋण v/u होता है। यहाँ v प्रतिबिंब की दूरी है जो ऋणात्मक ली जाती है और u वस्तु की दूरी है। अब आइए देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी गई है और इससे क्या हम प्रतिबिंब की दूरी की गणना कर सकते हैं। तो हमें वस्तु की लंबाई 7 सेंटीमीटर दी गई है, वस्तु की दूरी 27 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। हमें प्रतिबिंब की दूरी, उसके आकार यानी लंबाई और प्रकृति को ज्ञात करना है। तो यह हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास दर्पण सूत्र है जिसमें हमें f का मान ज्ञात है, u का मान ज्ञात है और इसलिए हम v की गणना कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सीधे इन मानों को सूत्र में रख सकते हैं? तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस सूत्र में हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही मान रख सकते हैं। तो चलिए संक्षेप में पहले समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन सभी मानों के साथ हमें धन या ऋण का चिन्ह लेना होता है। लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि किसके साथ क्या चिन्ह लेना है? तो जब हम आरेख बनाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर हो, जैसा कि हमने यहाँ दर्शाया है। इसके बाद दर्पण के दाईं ओर की सभी दूरियों को धनात्मक और दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है। इसी तरह मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक ली जाती है और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक ली जाती है। क्योंकि यहाँ वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए वस्तु की दूरी का मान ऋणात्मक होगा। इसी तरह फोकस भी दर्पण के बाईं ओर है, तो यह दूरी भी ऋणात्मक होगी। लेकिन वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए वस्तु की लंबाई धनात्मक होगी। अब चूंकि हमने चिन्ह परिपाटी को समझ लिया है, इसलिए हम इन सूत्रों में मान रख सकते हैं। लेकिन क्यों ना आप वीडियो को रोककर इसे पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, तो मान रखने पर हमें 1/-18 बराबर 1/v प्लस 1/-27 मिलता है। इस समीकरण का सरलीकरण करने पर हमें अंततः ऋण 1/54 बराबर 1/v मिलता है, यानी कि v का मान ऋण 54 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्पण के बाईं ओर को दर्शाता है। 54 सेंटीमीटर का मतलब यह है कि वस्तु से परे यहाँ कहीं होगा, यानी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें पर्दे को यहाँ रखना होगा। अब हमें प्रतिबिंब के साइज यानी प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति को ज्ञात करना है। चूंकि हमें वस्तु की लंबाई यानी v का मान ज्ञात है, हमें u का मान भी ज्ञात है, इसलिए इन मानों को इस सूत्र में रखकर हम प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यानी hi/7 बराबर ऋण 54/27, और इसका सरलीकरण करने पर हमें प्रतिबिंब की लंबाई hi बराबर ऋण 14 सेंटीमीटर मिलती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यही प्रतिबिंब का साइज है।
लेकिन इससे हमें प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात हो गई, यानी कि यह उल्टा है और इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्योंकि वस्तु से तुलना करें तो सभी वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टे बनते हैं। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप प्रश्न को पढ़ें और इसका आरेख बनाने का प्रयास करें। यहाँ हमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बार हमें उत्तल दर्पण दिया गया है जिसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, और इस बार हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है जिसका अर्थ है केंद्र से दर्पण की दूरी, यानी 30 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। यह प्रश्न पहले प्रश्न के समान ही है, लेकिन इस बार हमें वक्रता त्रिज्या दी गई है। हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात करें? तो याद रखें, फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए फोकस दूरी या फोकस हमेशा केंद्र और ध्रुव के बीच में होगा। इसका मतलब है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। और अब यदि हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो पहले की तरह ही वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दर्पण के दाईं ओर को धनात्मक, दर्पण के बाईं ओर को ऋणात्मक, ऊपर को धनात्मक और नीचे को ऋणात्मक के रूप में लेंगे। अब हम जानते हैं कि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है जो धनात्मक है। इसी तरह वस्तु की दूरी बाईं ओर 20 सेंटीमीटर है, इसलिए ऋणात्मक होगी। लेकिन फोकस दूरी क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक? फोकस दूरी या फोकस दाईं ओर है, इसलिए धनात्मक है, यानी यह 15 सेंटीमीटर धनात्मक होगा। अब हमें यह पता लगाना है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और आकार क्या है। इसका अर्थ है कि हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो चलिए ये मान सूत्र में रखते हैं। तो ये होगा 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-20, और इसका सरलीकरण करने पर हमें v यानी प्रतिबिंब की दूरी का मान 8.6 सेंटीमीटर मिलता है। इसका क्या मतलब है? चूंकि यह मान धनात्मक है इसलिए यह दाईं ओर होगा, यानी दर्पण के अंदर, और 8.6 का अर्थ है चूंकि यह 15 है तो यह यहाँ कहीं होगा, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। अब हमें प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी प्रकृति ज्ञात करना है, इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी प्रतिबिंब की लंबाई HI बटा वस्तु की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर है बराबर v, जिसका मान हम भिन्न के रूप में 60/7 लेंगे और यह ऋणात्मक होगा, बटा u जिसका मान ऋण 20 है। इसे हल करने पर हमें 2.1 सेंटीमीटर मिलता है। हमने इसे दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कर लिया है। यह प्रतिबिंब की लंबाई है। चूँकि यह मान धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा, लेकिन यह वस्तु से छोटा होगा। इस प्रकार हमें प्रतिबिंब की लंबाई यानी साइज और उसकी प्रकृति ज्ञात हो गई। चूँकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर है इसलिए यह आभासी होगा। तो इस तरह से हम दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र तथा चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं।